बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीन। सबसे पहले तो डॉक्टर समरीन हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं और थोड़ा सा टू बी वेरी ऑनेस्ट डराना चाह रहे हैं कि अस्पतालों में अब जगह नहीं है। आप अपने अस्पताल की सूरत हाल बताएं ताकि लोग ज़रा और एहतियात करें कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो दे माइट हैव नो प्लेस टू गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स पे इस वक्त बहुत प्रेशर है और बहुत ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी है और उनकी बहुत बड़ी तादाद आ रही है। यानी ऐसे लोग जो कि जिनको अगर ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिली तो या तो उनकी वफ़ात हो सकती है या ये कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। वो भर-भर के हॉस्पिटल आ रहे हैं। हमारे अपने हॉस्पिटल का ये हाल है कि अभी पिछले ही हफ़्ते मेरी ही ड्यूटी थी पूरे हफ़्ते की कोविड की, तो उसके दौरान में हमने 28 बेड से 40 बेड किया, ताकि हमारे इमरजेंसी के ऊपर जो प्रेशर है, वो कम हो सके क्योंकि इमरजेंसी में कोई 18 मरीज़ ऐसे थे जो ना कहीं जा पा रहे थे और ना एडमिट हो पा रहे थे। तो वो 2-3 दिन के अंदर ही पूरा भर गया और 40 बेड किया तो पूरा भर गया और इमरजेंसी फिर भी ऑफलोड नहीं हुई, वही चौक रही। और अभी भी जो है वो इमरजेंसी का वही हाल है, ठीक है? आज हम 74 बेड्स पे जा रहे हैं, ठीक है? इंक्रीज़ कर रहे हैं कैपेसिटी अपनी ताकि इमरजेंसी को अब से हम प्रेशर कम कर सकें क्योंकि वो पूरा मरीज़ से भरी हुई है, एक बेड भी वहाँ पे खाली नहीं है कि मज़ीद मरीज़ लिए जा सकें। लेकिन मुझे जिस तरह से मरीज़ आ रहे हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बंध टूट गया हो। तो हम मुझे ये पूरा यकीन है कि हम ये 70 हम मज़ीद मरीज़ भी उठा लेंगे, तो तब भी हमारे 70 बेड भर जाएँगे और इमरजेंसी फिर भी भरी रहेगी। अच्छा, मोहम्मद हनीफ साहब ने हमसे आपको समरीन शायद इदराक है कि हम लोगों के सवालात आपसे पूछते हैं वो लोग, क्योंकि अस्पताल ज़ाहिर है और ये हम इनकरेज नहीं करते इस तरह टेलीफोन पे किसी को भी प्रिस्क्रिप्शन कोई देना, लेकिन सूरत हाल हंगामी है इसलिए हंगामी इक़दाम ही सभी उठा रहे हैं। मोहम्मद हनीफ हमें पूछ रहे हैं कराची से कि 9 दिन हो गए हैं उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन उनका बुखार जो है वो 9900 अभी तक चल रहा है। इट्स क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या इतने दिन ये बुखार चलता है डॉक्टर साहिबा? जी, जी। 14 दिन तक भी चल सकता है, कुछ लोगों में 21 दिन में भी 21 दिन तक पे भी देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये बुखार बस 2-3 कुछ लोग हैं जिनको 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको बुखार होता ही नहीं है, ठीक है? और कुछ हैं जिनको बुखार लंबा चलता है। जिनको 9वें-10वें दिन तक बुखार चल रहा हो, अगर बुखार बुखार का आना अकेले कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, खाली पैनाडोल से आप ले सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं, फ्लूइड्स ले सकते हैं, ठीक है? आपको लेकिन वार्निंग साइंस के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि आपको कोई ऐसी अलामत तो नहीं डेवलप हो रही जिसके बाद आपको हतमन हॉस्पिटल आना ही है। उसमें स्पेशली साँस में घुटन होना, एकदम से ऐसा लगना कि साँस बहुत ज़्यादा फूल रही है, मामूली चंद कदम लेने पे फूल रही है, या ये कि सीने में शदीद तकलीफ़ या दबाव शुरू हो जाए जैसे कि हार्ट अटैक में शुरू होता है, इस तरह की अलामत आने लगी, या पेशाब बिल्कुल कम हो जाए या इतनी वीकनेस हो जाए कि उठा ही नहीं जा रहा हो बिल्कुल, यानी बिस्तर से एकदम लगा हुआ इंसान उठा नहीं जा रहा, या ये कि कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा, ओरल इंटेक इंतहाई कम हो जाए, तो कुछ ये सब चीज़ें हैं जिसके अंदर अस्पताल आने की ज़रूरत है। या ये कि बुखार इतना तेज़ शिद्दत वाला हो कि वो नीचे ही नहीं हो रहा, 103, 104 मुसलसल चले जा रहा है, तब भी आके एक दफ़ा दिखा लेना बहुत अच्छा, सख्त आपने ज़रूरी होता बड़ा है। अच्छा किया, ये वाइटल वार्निंग साइंस हमें बता दिए हैं। एक सवाल जो मेरे ही बहुत ही करीबी जानने वाले ने पूछा है और वो सवाल ये है कि क्या कोई ट्रैजेक्टरी होती है जिससे पता लगे कि हाँ अब इस मरीज़ की सूरत हाल बिगड़ रही है, या फिर हमें लगता है कि 1-1.5 हफ्ते बाद मरीज़ बेहतर होना शुरू हो गया है और हम बड़े खुश हों या मुतमईन हो जाएं कि मरीज़ ठीक हो रहा है और अचानक से दोबारा ख़राब हो जाए उसकी हालत? देखिए ये वायरस जो है ना वो हर मरीज़ के साथ अलग तरीके से बिहेव करता है। तो एक रूल ऐसा नहीं है कि वन साइज़ फिट्स इट ऑल, ठीक है? लेकिन एक जो जनरल ट्रेंड है वो ये है कि पहला हफ्ते के बाद सेकंड हफ्ते में अमूमन मरीज़ ख़राब होते हैं, ठीक है? पहला हफ्ता जो है वो नज़ला, खाँसी, गले में तकलीफ़ या सूंघने में प्रॉब्लम या जायका ना आना, ये सब शुरू होता है। दूसरे हफ्ते के अंदर जाके सांस में तकलीफ शुरू होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बुखार-वुखार उतर जाता है, उनको सिर्फ थकन होती है और एकदम से सांस शुरू होती है।
ठीक है। तो ये अगर इन जनरल कहा जाए तो जो सेकंड हफ्ता है वो खतरनाक है। अगर आपने 14 दिन गुजार लिए हैं, ठीक है, और आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहे हैं, बिल्कुल हल्के-फुल्के सिम्पटम रहे हैं, आपको सांस में कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो इसका मतलब है आपको तकलीफ होगी भी नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह। यानी कि आप उसका जो डेंजर पीरियड है वो गुजार चुके हैं। सही है। लेकिन अगर आपको सेकंड हफ्ता है तो उसके अंदर ख़ास तौर से वो लोग जिनको जो ज़ईफ़ हैं या 50 से चलें ऊपर के हैं, या उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, सीने की बीमारी है, दमा है, स्मोकिंग करते रहे हैं, इन सबको स्पेशली अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए कि कहीं मुझे सांस की तकलीफ ना शुरू हो जाए। आसान तरीके ये हैं कि देखें, सांस का रेट हर कोई मॉनिटर कर सकता है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिले तो किसी को भी जो है ना 1 मिनट के अंदर इंसान जब सांस लेता है तो उसका सीना और उसका चेस्ट और एब्डोमेन मूव करता है। ये देखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, हर कोई देख सकता है इसको कि 1 मिनट में कितनी दफ़ा चेस्ट राइज हो रहा है या तो एब्डोमेन कितनी राइज हो दफ़ा रहा है। डॉक्टर साहबा आइडियल है और कितनी दफ़ा वार्निंग है? हाँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर किसी का जो है वो उसको कैफियत भी ये हो रही है कि मेरा सांस घुट रहा है और उसका जो है वो 24 से रेट ऊपर जा रहा है, ठीक है, 24 पर मिनट, सही है, जब आप काउंट कर रहे हैं। और अगर आप काउंट कर रहे हैं तो ये बढ़ता भी जा रहा है। फर्ज करें अभी आपने काउंट किया था तो वो 24 था, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद 30 हो गया। अब 30 तो बिल्कुल ही डेंजर साइन है, ठीक है कि आपने तो लाजमी लाना ही लाना है, ठीक है। तो 22 से 24 वो है कि जिसके अंदर ये होता है कि भाई अब इसको असेसमेंट की ज़रूरत है। अगर किसी का 18-20 चल रहा है तो फिर लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मरीज़ ठीक है अभी फ़िलहाल। अच्छा, लेकिन एक और बात ये होती है, अब आप अगर किसी भी मरीज़ को, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप उसके सामने गिन रहे हो ना, तो उसका सांस तेज़ हो जाएगा, क्योंकि वो नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं लोग और नोटिस कर रहे होते हैं। हम लोग जब गिनते हैं रेस्पिरेटरी रेट तो उस वक़्त बातें कर रहे होते हैं मरीज़ से, ठीक है, या वो सो रहा हो तो गिन लिया, ठीक है। कुछ उसको पता नहीं है कि आप उसका रेस्पिरेटरी रेट गिन रहे हैं और आप गिन रहे होते हैं, सही है। तो ये तरीक़ाकार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप खाली एक रेस्पिरेटरी रेट पे नज़र रख लें, ठीक है, तो ये तो हर घर में किया जा सकता है, इसके लिए किसी पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। 22 से ऊपर हो या चलें आप ज़्यादा से ज़्यादा 24 से ऊपर हो तो उसके बाद इसको हॉस्पिटल लाने की। आई एम ग्लैड, बहुत ही मुफीद आपने बातें बता दी हूँ कि पल्स ऑक्सीमीटर, लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। गरीब मिडिल क्लास 10,000 रुपये का पल्स ऑक्सीमीटर लेगा तो खाएगा और दवाइयाँ क्या करेगा। तो ये जो सांस का रेट है ये आपको बड़ी आसानी देगा कि आप किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं सूरत हाल। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और बात, ज़ाहिर है आइसोलेशन बड़ा टफ पीरियड होता है। एक तो वो हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरह से आप मरीज़ के पास अगर कमरे में जाना है तो आप किस तरह से अपने आप को कवर करके जाएं। लेकिन अगर मरीज़ कहीं चहलकदमी करना चाहता है तो ज़ाहिर है अगर एक कमरे में बंद है तो उसे घर में से गुजर के कहीं बालकनी में जाना पड़ेगा या गैराज तक आएगा या छत पे जाएगा। तो क्या मरीज़ प्रॉपर शावर लेके फ़ौरन उसे वो नहा के आए, ज़ाहिर है उसके पास जर्म्स वगैरह ना हो और वो खांसे और छींके नहीं, और मास्क पहन के घर के किसी हिस्से में अगर चहलकदमी कर ले तो इज़ इट सेफ? जी, देखिए, हम लोग जो है ना, ये वायरस जो है, अगर वो शावर नहीं भी लेकर आए तो आपने शावर कह दिया तो एडिशनल बग बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ मास्क पहन के, हैंड वॉश करके, मास्क सर्जिकल मास्क, ठीक है, N95 नहीं, सर्जिकल मास्क, सर्जिकल मास्क पहन के पूरे नाक और मुंह पे रख के और उसके बाद फिर जो है वो किसी खुली हवा में या वेल वेंटिलेटेड एरिया में जाके चहलकदमी करता है तो कोई इशू नहीं है। इवन अपने गार्डन में चहलकदमी करे, क्योंकि खुली हवा में तो वैसे भी वायरस डाइल्यूट हो जाता है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। बस ये कि उस वक्त कोशिश करें कि किसी और जो कोविड नेगेटिव है उस वक्त उस एरिया में जहाँ से वो गुजर रहा है, कॉरिडोर में, वहाँ पे उसकी मूवमेंट ना हो किसी और इंसान की जो नेगेटिव है, ठीक है। बस ये जब गुजरे तो वहाँ पे डॉक्टर साहबा, एक नर्सिंग का बड़ा इशू आता है। एक तो हम आपको बता दें, अजहर शेख हमें उकाड़ा से पूछ रहे हैं, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एपेटाइट ज़ाहिर कम हो जाती है चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो एपेटाइट कम होने के बाद आप क्या ज़बरदस्ती अपने आप को खाना खिलाएं और क्या ग़िज़ाएँ खाएं जिससे बस आपकी तवानाई भी पूरी होती रहे और आपको ज़रूरत भी महसूस ना हो कुछ और खाने की? देखिए आजकल गर्मी है, ठीक है, गर्मी है, इंसान को बुखार हो रहा होता है, डिहाइड्रेट हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर और डायरिया भी बहुत सारे लोगों को लग जाता है, तो एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट है कि आपका फ्लूइड इंटेक अच्छा होना चाहिए, राइट।
अगर आप ज़्यादा खा नहीं पा रहे हैं तब भी कोशिश करें, डायबिटिक नहीं है तो ओआरएस लेते रहें, या फिर योगर्ट है, पतली लस्सी बना लें, ठीक है? ताकि जो है ना आपके वाटर रिक्वायरमेंट और उसके साथ थोड़ा-थोड़ा न्यूट्रिशन जाता रहे, राइट? फ्लूइड्स में मैं कहूँगी कि ज़्यादा आप ज़ोर दें, क्योंकि वो फिर भी हज़म हो जाते हैं, और सिंपल फ्लूइड्स जो है ना, ठीक है, वो इंसान ले लेता है। अगर उसे खाना बाकी दिल नहीं भी चाह रहा, टॉलरेट नहीं हो रहा, तो दे कैन टेक जूसेस, दे कैन टेक योगर्ट, लस्सी, दूध, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। तो जो आपको थोड़ा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें और सिंपल डाइजेशन हो, फल वगैरह हैं, जैसे केले हैं, ठीक है? तो एनीथिंग जो आप आसानी से हज़म कर सकें और सिंपल हो, वो आप लें, ठीक है? इसमें कोई ये नहीं है कि आप कोई ख़ास डाइट लेंगे तो आप बेहतर होंगे, सही है? उसूलन डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, और अच्छा घर का साफ पका हुआ खाना होना चाहिए, तो आप जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। अच्छा, फरमानुल्लाह पेशावर से हमें पूछ रहे हैं डॉक्टर साहिबा कि मच्छर अगर किसी कोविड मुतासरा शख्स को काटे और वही मच्छर फिर किसी और को काटे तो क्या इस तरीके से भी कोविड फैलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं फैलता। अच्छा, इस तरीके से नहीं फैलता। एक और हमें बताएं आप। मलेरिया और डेंगू फैलता है। इस तरीके से मलेरिया और डेंगू फैलता है। हम जरा हेल्थ वर्कर्स की बात करना चाहते हैं। आपने कहा पिछले पूरे हफ्ते आपकी कोविड में ड्यूटी थी, तो क्या इस वक्त हमारी अस्पतालों की सूरत हाल है? क्या 7 दिन अस्पतालों में कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स को रहना पड़ता है, या घर आते हैं तो घर में क्या आइसोलेट होते हैं, क्वारंटीन होते हैं? बिकॉज वी रियली वांट टू डिस्कस उस दिन प्लेटफॉर्म वो तमाम खानदान, उन तमाम फैमिलीज़ को जिनके बच्चे डॉक्टर हैं, जिनकी बहनें डॉक्टर हैं, जिनकी बेगमात डॉक्टर हैं, जिनके वालिदैन में से कोई डॉक्टर है और वो ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ये पूछें तो मैं पिछले 3 महीने से इंटेंसिव कोविड कर रही हूँ, ठीक है? तो अब मैं कितने अरसे तक अपनी फैमिली से आइसोलेट रह सकती हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल। क्या मैं अलग रहना शुरू कर दूँ? क्योंकि मेरी ड्यूटी तो ख़त्म होने वाली नहीं है, सही है? इसमें जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ सारे रिस्क पे तो हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अच्छी हो तो इंशाल्लाह हम बच सकते हैं और बचते भी हैं, ठीक है? पिछले 3 महीनों में मुझे एक दफ़ा भी कोई एक्सपोजर भी नहीं हुआ, ठीक है? और मुझे मतलब अल्लाह का शुक्र है, कोई हाई रिस्क एक्सपोजर भी नहीं हुआ कि जिसके बाद मुझे कोई क्वारंटीन होने की ज़रूरत पड़ी हो या कुछ करने की ज़रूरत पड़ी हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ट्रेनिंग हो हेल्थ केयर वर्कर्स की, कि जिनको आइडिया हो कि उनको कैसे डॉनिंग करनी है, कैसे डॉकिंग करनी है, यानी कि कैसे पहनना है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कैसे उतारना है। उसी में वो गलतियाँ करते हैं जिसके बाद फिर इन्फेक्ट होते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ पीपीई और गुड क्वालिटी पीपीई, ये एक बहुत लाजमी चीज़ है। अगर आपके पास प्रॉपर मास्क नहीं होंगे, ठीक है, उसकी सील नहीं बन रही होगी, वो ढीला ढाला मास्क है, ठीक है, और वो ऊपर से सील नहीं बना रहा है, हवा उसके अंदर से पास हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो जब काम कर रहे होंगे हेल्थ केयर वर्कर और उसके अंदर किसी मरीज को ट्यूब इंट्यूबेट कर रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, मतलब सक्शन कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत हाई रिस्क हो जाता है कि उनके अंदर वायरस चला जाए। तो एक अवेलेबिलिटी ऑफ पीपीई को इंश्योर कराना है गवर्नमेंट ने हर हॉस्पिटल में, ताकि ये जो इन्फेक्शन रेट है जो बढ़ता चला जा रहा है हॉस्पिटल्स में वो कम हो, ठीक है, इन्फेक्शन रेट हेल्थ केयर वर्कर्स का। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, कि वो कैसे पीपीई पहने और कैसे उतारें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आई वंडर कि बहुत से लोगों को ये नहीं इदराक के किस तरह से पीपीई पहनना है, पीपीई उतारना है। और तो यूट्यूब पे लोग खुद ही अपने तय डॉक्टर्स, जो नौजवान डॉक्टर्स हैं, वो देख के कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक तो वो लोग जो दीगर किसी मरज़ में मुब्तला हैं, क्या करें? आजकल अस्पताल जाते हुए डर भी रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल इमरजेंसी अस्पताल जाने से क्या इज्तनाब बरतें? जी बिल्कुल। अगर कोई आपको ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ आपको जैसे घुटने का दर्द है और वो दिखाने जाना है, तो इस तरह के चेकअप जो है ना, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी चेकअप है इस वक्त, या आप घर पे भी वो कर सकते हैं। अस्पताल सिर्फ ऐसी इमरजेंसीज पे जाना चाहिए जो कि घर पे डील नहीं हो पा रही, ठीक है? जैसे हार्ट अटैक हो गया है किसी को कोई फालिज हो गई है, कोई इस तरह की चीज़ हो गई है कि जो आप घर पे डील ही नहीं कर सकते, तो आप हॉस्पिटल जाएं। जो आपकी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे शुगर भी फर्ज करें ऊपर नीचे हो रही है, आप फ़ोन पे अपने डॉक्टर से रब्ता करें, और इस तरह की चीज़ें, ब्लड प्रेशर है फर्ज करें, दवाई ऊपर आपके ऊपर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, आप फ़ोन पर रब्ता करके और अपनी दवाएं उसके हिसाब से एडजस्ट करें। अच्छा, असफर जाफरी ने हमें पूछा है डॉक्टर साहिबा, और इस पे हम ऑलरेडी पहले भी अपने एक्सटेंसिव बात कर चुके हैं गुज़श्ता सेशंस में। सना मक्की नहीं इस्तेमाल करनी है, हम बारहा लोगों को ये कह चुके हैं। तो आपके असफर जाफरी ने दोबारा से पूछा है देसी टोटकों का
पर्टिकुलरली कि देसी टोटके क्या किसी से पूछ के इस्तेमाल करें, ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे चल रही हैं चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? और आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, आपको कोई ऐसा केस नज़र आया जिससे देसी टोटके की वजह से सूरत हाल और बिगड़ गई हो? जी, मैंने 2-3 पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो सना मक्खी की वजह से शदीद डिहाइड्रेशन के साथ आए हैं, क्योंकि सना मक्खी जो है वो आपको डायरिया बढ़ा देती है। पहले इसमें डायरिया हो रहा होता है और बुखार हो रहा होता है, ठीक है? तो अब वो डायरिया बढ़ा दी तो वो पानी की कमी के साथ शदीद आ गए हैं और उसके बाद उनके खुद थोड़ा सा गुर्दों पे भी असर हो गया, ठीक है? तो ये तो मैं अपनी आँखों के सामने देख चुकी हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि एक चीज़ मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर आपको रिलाई करना वो बेवकूफ़ी है। आपको बगैर रेफरेंस के कोई चीज़ आप रिलाई नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पे। हम भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करते हैं, हमें भी वरना यही करना चाहिए कि दवाइयों के बजाय कलौंजी और सना मक्खी और यही सब आप लोगों को देना शुरू कर दें, ठीक है? कि अगर ये इतनी ही इफेक्टिव है तो हमें भी हॉस्पिटल्स में यही देना चाहिए। लेकिन अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे जा रहे हैं पूरे, और ये अलमिया इस फॉर्म का ये है कि ये सिर्फ वो लोग नहीं करते कि जो पढ़े लिखे नहीं हो, ये वो लोग करते हैं। सोशल मीडिया तो वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है। तो जो पढ़ने लिखने आने वाले लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं कि जो इंतहाई कहीं से तस्दीक शुदा चीजें नहीं है वो सारी की सारी जो है वो ट्राई कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली, कल से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है ब्रेक थ्रू हो गया। इससे पहले हमने देखा था कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। हाँ, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। डेक्सामेथासोन जो है ये तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं आप लोग। देखिए, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। मार्च से हम लोग मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज कर रहे हैं खास मरीजों के लिए, ठीक है? मिथाइल प्रेडनिसोलोन डेक्सामेथासोन की बहन है, सही है? डेक्सामेथासोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, डेल्टा कॉर्टिल हो गया, ये सारी चीजें एक के ऊपर कहना। हेलो जी आवाज आ गई। हेलो, आप लोग आ गई? हाँ, मैं कह रही किसी एक दवाई के ऊपर कहना कि ये बस काम कर रही है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है? और अभी ये आई है, कल को फर्ज करें कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो डुफलाक है जो कब्ज कुशा दवाई है, ठीक है, तो वो ब्रेक थ्रू है, तो क्या हम मान लेंगे ऐसे ही? ठीक है। दूसरी बात ये, इससे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की भी बात हो रही थी और पता नहीं क्या क्या बात हो रही थी, ठीक है, हर चीज की बात हो रही है। और दूसरी बात ये कि जो बातें हो रही हैं उसके बाद फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है, उसके बाद लोग उसको फजूल में खाना शुरू करते हैं बगैर सोचे समझे। तो ये ऑलरेडी डॉक्टर्स जो हैं जो इनको जरूरत इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ब्रेक थ्रू, कोई नई दवा नहीं है, ये ट्रीटमेंट में क्विकली हमसे पूछा है एक कॉलर ने। एक और चीज मैं एक सेकंड ये मैं एक मैसेज देना चाह रही हूँ, प्लीज खुद से डेक्सामेथासोन की गोलियां खाना मत शुरू करिएगा। डेल्टा कॉर्टिल, डेक्सामेथासोन कोई चाइल्ड्स प्ले नहीं है, कोई टॉफियां नहीं है, ठीक है? इसको खास इंडिकेशन में दिया जाता है और हम जो है इसको दे रहे हैं, इससे बेनिफिट भी है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि कब इसको देना है, हर एक को नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब क्विकली 10 सेकंड में आप जवाब दे सकती हैं। प्लाज्मा थेरेपी कंफर्म डे के काम कर रही है, क्योंकि बाज लोग कह रहे हैं कि इट्स स्टिल क्वेश्चनेबल। इट्स क्वेश्चनेबल। देखिए, जो भी दवाएं हैं, अभी आप मुझसे 10 सेकंड में मैं आपको सिर्फ ये आंसर करूंगी कि कोविड का कोई भी हतमी इलाज नहीं आया है, सपोर्टिव केयर है, ठीक है? बहुत शुक्रिया। तो हर चीज इन्वेस्टिगेशनल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीन सरफराज, आपने बहुत ही एक्सटेंसिवली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया, बताया कि किस तरह से क्या करना है आपने, किस सूरत हाल।